बस हो गया। सामाजिक न्याय विभाग ने उसमें थोड़ा अपना कानूनी तरीके से उसको थोड़ी पेचीदा बनाई, लेकिन उसका मतलब यही था, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक नुकसान न करने वाली कोई भी रूढ़ी परंपरा इस कानून में नहीं आती। यही उसका मतलब था। कानून का पहला नियम होता है कि उसका उल्टा अर्थ निकाला नहीं जाता है, उसका उल्टा अर्थ लागू नहीं होता है। यह कानून में शुरुआती स्तर में सिखाया जाता है, और ये दिवाकर जी रावते जैसे इतने बड़े व्यक्ति को मालूम नहीं होगा, यह सब बिल्कुल संभव नहीं है। इसका मतलब जिससे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान होता है, उन सभी कानून को उन सभी रूढ़ी परंपरा को ये कानून लागू होता है, ऐसा मतलब कोई निकाल ही नहीं सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा मतलब निकाल दिया उसका, और ये बात लोगों के सामने रखी। तो अब लोगों के सामने क्या आया बड़े पैमाने पर कि दिवाकर जी रावते कहते हैं, और वो बड़े बड़े पेपर्स में छप के आया, जैसे महाराष्ट्र के सबसे बड़े पेपर्स है, लोक सत्ता है, महाराष्ट्र टाइम्स है, लोकमत है, सकाळ है, इन सभी पेपर्स में छप के आया। अब ये जो लोग कानून के खिलाफ थे, वो ये पेपर्स लेकर गांव गांव घूमते थे, लोगों को समझाते थे कि ऐसा कानून आने वाला है। उसके बाद में चर्चा रुक गई वहीं पर, ये चर्चा आगे नहीं बढ़ी, और ये चर्चा होती भी तो इतने बड़े पैमाने पर ये सब छपके नहीं आता, और छपके आता तो वो लोग सबको बताते नहीं घूमते। अब महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय इतना बड़ा संप्रदाय है, और उसके बारे में लोगों के मन में बहुत प्रेम भी है। अब मैं भी खुद वारकरी संप्रदाय के घर का हूँ, फैमिली का हूँ। मेरे घर में 3 पीढ़ियों से पंढरपुर की वारी चलते आई हैं। मुझे भी अगर कोई कहता कि भाई ऐसा कोई कानून बन रहा है कि अगर आप पंढरपुर के वारी के लिए पैदल जा रहे हो तो आपको जेल में ठूसा जाएगा, तो उसके खिलाफ खड़ा होने वाला मैं ही रहता। तो नेचुरली वारकरी संप्रदाय में इस कारण बड़े पैमाने पर असंतोष निर्माण हुआ, क्योंकि उनको सब झूठी बातें उनके पास पहुंचाई गई थी, जो कानून में कहीं था ही नहीं, ऐसा कानून हो भी नहीं सकता था। केवल कोई भी धार्मिक अच्छी चीज के इस कानून में आती नहीं, ये कहने के लिए जो 4 वाक्य उसमें लगाए गए थे, रखे गए थे, जोड़े गए थे, उन वाक्यों का गलत मतलब निकालकर, जो मतलब होता ही नहीं, यानी खींच तान कर भी वो मतलब नहीं निकाला जा सकता है, वो मतलब गलत तरीके से लोगों के सामने रखा गया। क्योंकि इस कानून की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अनुसार अनुसूची में जो बातें कही गई है वही केवल कानून के प्रावधान के अंदर आती है, बाहर की एक भी बात आती नहीं, ये स्पष्ट था। इसलिए बाहर की कोई भी बात के लिए कानून लग ही नहीं सकता। ये स्पष्ट होने के बावजूद उस कानून की बहुत बदनामी होती गई। जिन लोगों को ये कानून नहीं आना चाहिए ऐसा लगता था, ऐसे बाबा लोग, मांत्रिक लोग, तांत्रिक लोग, उनके चेले चपाटे, उनके गुंडे, शायद कुछ प्रामाणिक भक्त, और ये कुछ अपने आप को हिंदुत्ववादी संगठन कहने वाले संगठन इसके खिलाफ खड़े हो गए। शुरुआत में तो कुछ मुस्लिम संगठन भी इसके खिलाफ खड़े हो गए थे, जैन संगठन भी खिलाफ खड़े हो गए थे, फिर बाद में जैन संगठन हट गए, मुस्लिम संगठन हट गए, हिंदू संगठन जो है, खास कर मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, सनातन संस्था, जिन्होंने आगे चलकर 4-4 मर्डर्स किए, ये इसके खिलाफ खड़ी रही, और उसको बाकी लोगों का साथ मिलते गया, और फिर बिल अटक गया। यह बिल अटकने के बावजूद सम्मत होने की बहुत बड़ी गुंजाइश थी, क्योंकि वैसे 2006 में नागपुर के विंटर सेशन में, जिसको शीतकालीन सत्र कहा जाता है, उसमें विधान परिषद में यह बिल रखा जाने वाला था। ऐसा अभिवचन विलासराव जी देशमुख ने मंत्री को दिया था। मैं तो अपना पूरा काम बंद कर करीबन जून 2005 से लेकर इसके पीछे लग गया था। 1.5 साल हो रहा था, मैंने पूरा का पूरा अपना व्यवसाय बंद कर रखा था, क्योंकि मेरे व्यवसाय की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मुझे बहुत पहले हॉल बुक करने पड़ते थे। 10-12 दिन का लगातार सेशन रहता था, और पहले 2-4 हॉल्स के कैंसिलेशन करने पड़े, और उसका बहुत बड़ा बोझ हम पर पड़ा।
ये मंत्रालय का काम कभी भी आता है, कभी भी जाना पड़ता है, फिर बीच में हॉल्स रद्द करने पड़ते हैं, और उसके जो हमने पैसे ऑलरेडी जमा किए रहते वापस नहीं मिलते हैं। इसलिए आगे के सभी सेशंस रद्द कर दिए। जब तक ये बात क्लियर नहीं होती, यहाँ से छुट्टी नहीं मिलती, तब तक अपन फिर से व्यवसाय शुरू नहीं करेंगे, ऐसा तय किया। तो इसलिए मैं तो पूरी तरह से बिड़ गया था। मैं घूम रहा था शीतकालीन अधिवेशन में। शुरुआत में पहले 2-4 दिन ये बात नहीं आने वाली मुझे पता था। 2 हफ्ते कम से कम अधिवेशन चलता है, तो पहले हफ्ते के आखिरी छोर में या फिर दूसरे हफ्ते के शुरुआत में ये बिल आएगा। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने पहले 2 दिन में ये बिल नहीं रखा गया। वैसे भी पहले 2 दिन तो बहुत गड़बड़ में गए, क्योंकि खैरलांजी में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था। उसके कारण पूरे महाराष्ट्र शासन पर दबाव आया था। पूरा का पूरा अधिवेशन ये खैरलांजी हत्याकांड के प्रकरण के कारण बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ था। तो बिल तो शुरुआत में रखना संभव ही नहीं था, लेकिन डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी ने धमकी दी थी कि पहले 2 दिन में अगर बिल नहीं रखा गया और ये बिल सम्मत नहीं हुआ तो वो उपोषण करेंगे। और उन्होंने लातूर में उपोषण शुरू किया। मुझे लगता है बुधवार को शायद उन्होंने लातूर में उपोषण शुरू किया। लातूर ये विलासराव जी देशमुख इनका शहर है, वहां से वो चुन के आए। अब जो भी एमएलएज होते हैं, वो एमएलए है इसलिए चीफ मिनिस्टर है। अपना जो खुद का जहां से वो चुन के आते हैं, ये मतदार संघ जो होता है उसके बारे में बहुत टची होते हैं। तो जैसे मैं उस दिन घूमने लग गया, मैं अलग अलग एमएलए से मिल रहा था, तो विलासराव जी देशमुख के बहुत नजदीक के मित्र और मेरे भी पुराने मित्र एकदम से मुझसे चिढ़ गए, क्या कर रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं भाई, हमेशा का काम कर रहा हूँ, लोगों को पटा रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ। हमारे खिलाफ उपोषण के लिए बैठते हो और यहाँ कहते हो कि कानून को सम्मत करो। मैंने कहा मैं कहाँ बैठा हूँ उपोषण के खिलाफ? आपको तो मालूम है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर बैठे, उनका संगठन अलग है। लोगों को शायद मालूम नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है। बोले ये लोग कैसे पहचानेंगे? लोगों को तो लगता है ना अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति विलासराव देशमुख के खिलाफ उपोषण को बैठी। मिला वो उपोषण के खिलाफ, उपोषण के लिए बैठे हैं लातूर में, लेकिन विलासराव देशमुख के खिलाफ क्यों? सरकार के खिलाफ। हाँ बोले मुंबई में बैठते तो समझते हैं, नागपुर में आकर अधिवेशन के आगे बैठते तो समझते हैं, आपको समय नहीं है, दूर आना नहीं चाहते आप, आपको पैदल चलना या दूर जाना बहुत तकलीफ देता है, तो पुणे में ही शनिवारवाड़ा के आगे बैठते तो भी समझते। लेकिन लातूर में आकर आप उपोषण को बैठे, इसके पीछे का कारण क्या है? कि विलासराव देशमुख ये कानून नहीं कर रहे हैं। और आप तो जानते हो कि विलासराव देशमुख ने क्या किया है। मैंने बोला हाँ मैं जानता हूँ। विधानसभा में 288 एमएलए जहाँ पर है, चुनकर आए हुए एमएलए जहाँ पर है, वहाँ पर ये बिल सम्मत करवा लिया। ये सब विलासराव जी देशमुख का कौशल था। और मुख्यमंत्री के कोई भी, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री की इच्छा बगैर तो कोई बिल सम्मत हो ही नहीं सकता है। और यहाँ तो उन्होंने अतिरिक्त मेहनत लेकर ये बिल सम्मत करवाया था। ये मैं जानता था, जाहिर तरीके से बोलता भी था। तो आप तो जानते हो, लेकिन ये लोगों को कैसा पता चलेगा? तो ये बिल को भूल जाओ। अब जो व्यक्ति ये बोले, उनका नाम मैं अभी यहाँ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो विलासराव देशमुख के बहुत नज़दीक के मित्र थे, रोज़ साथ में बैठने वालों में से थे। मेरी समझ में आ गया कि विलासराव देशमुख ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये अलग ढंग से लिया है, ये पर्सनल लिया है। अब ये बिल होना मुश्किल है। और फिर ये बिल संयुक्त चिकित्सा समिति की तरफ भेज दिया गया। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बिल असेंबली में, जहां 288 एमएलए होते हैं, वहां पर सम्मत हुआ और फिर वो बिल 0 हुआ। संयुक्त चिकित्सा समिति की तरफ जाने का मतलब 0, क्योंकि विधान परिषद में अगर कोई बिल है तो विधान परिषद यानी अपर हाउस ये कंटिन्यूएशन में होता है। तो ये कंटिन्यूएशन में होने के कारण वहां कोई चीज अगर सम्मत होती है तो वो परमानेंट होती है। लेकिन एक बार असेंबली में सम्मत हो गई और फिर वो अगर फिर से संयुक्त चिकित्सा समिति की तरफ जाएगी तो दोबारा वो फिर असेंबली में आएगी।
और ये असेंबली जब ख़त्म हो जाएगी, नई असेंबली आएगी, तो दोबारा नई असेंबली को फिर से पटाना पड़ेगा। सब नया एमएलएज हो गए, अभी पुराने कुछ चुन के आएंगे लेकिन सभी नहीं आएंगे, और ये बिल जीरो पर गया। महाराष्ट्र के इतिहास में, महाराष्ट्र के असेंबली के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि कोई बिल सम्मत होने के बाद में जीरो पर गया। इसके पीछे का पॉलिटिक्स ये रहा। फिर मित्रों, बीच में हमारी कोशिश चलते रही, दाभोलकर जी अपनी ओर से कोशिश करते रहे, पेपर्स में हमेशा न्यूज़ छपते रही, बिल आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। कुछ ही दिनों बाद मेरे ही बहुत गांव वाले, मैं यवतमाल से भी हूँ, शिवाजीराव मोघे सामाजिक न्याय मंत्री बने। अब उनकी मेरी अच्छी पहचान थी, लेकिन हमारा रिश्ता बड़ा विचित्र था। मैंने 1982 में अंधश्रद्धा के खिलाफ काम शुरू किया, और डे वन से मैं सत्य साई बाबा पर अटैक कर रहा हूं। सत्य साई बाबा के चमत्कार लोगों को कर कर बताकर वे कैसे लोगों को ठगते हैं, ये बता रहा हूं। और शिवाजीराव मोघे सत्य साई बाबा के भक्त हैं, जाहिर भक्त है, चुपके से नहीं है। यानी जब वो सामाजिक न्याय मंत्री बने तो विलासराव देशमुख भी सत्य साई बाबा के भक्त रहे हैं, अशोक चव्हाण भी और शंकरराव जी चौहान भी सत्य साई बाबा के भक्त रहे। लेकिन इनमें से किसी ने भी मंत्रालय में सत्य साई बाबा का फोटो नहीं लगाया। लेकिन शिवाजीराव जी मोघे जब सामाजिक न्याय मंत्री बने तो उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग का जो मंत्रालय होता है, उस मंत्रालय के उनके दालन में सत्य साई बाबा का फोटो लगाया था। यानी वो कितने भक्त हो गए आप समझ लीजिए। इसके बावजूद मैं कोशिश करते रहा, क्योंकि मैं उनको जानता था कि व्यक्ति कर बहुत अच्छे हैं, लॉ ग्रेजुएट है, समझने की काफ़ी क्षमता रखते हैं, लोगों के प्रति प्रेम भी है, स्वभाव से बहुत अच्छे हैं। तो उनके पीछे मैं लगता रहा, बार बार मिलता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। 2011 में फिर से असेंबली में ये बिल रखा गया। असेंबली में ऑलरेडी सम्मत हुआ था 2005 में, अभी फिर से असेंबली में 2011 में ये बिल रखा गया। कुछ उसमें चेंजेस किए गए थे, और जो चेंजेस किए गए थे वो ऑब्जेक्शनेबल थे। उनमें कुछ चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी उद्धव जी ठाकरे जी को कुछ अभिवचन दिया था, उसके अनुसार कुछ चेंजेस हुए थे, कुछ भाजपा को अभिवचन दिया था, उसके अनुसार ये चेंजेस हुए थे, और शायद तब इनके ध्यान में नहीं आया, तो उन चेंजेस के साथ में ये बिल डाला गया। फिर मैंने मंत्रालय में मीटिंग ली शिवाजीराव मोघे जी के साथ में। धीरे धीरे उनसे मेरी दोस्ती बढ़ते गई। वो मीटिंग में मैंने सब समझाया कि उद्धव जी ठाकरे जी को क्या अभिवचन उनको दिया था सरकार की ओर से, मैंने भाजपा को क्या अभिवचन दिया था, बाकी एमएलए जो राष्ट्रवादी के हैं, कांग्रेस के हैं, वारकरी संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको क्या अभिवचन दिया था। और उनमें से कुछ बातें इसमें आ गई है जो नहीं चलेगी। अगर ये चर्चा में बिल आएगा तो फिर हो हल्ला मचेगा, तो ये बातें हमको निकालनी चाहिए। मैं शायद समझाने में सफल हुआ। हमारे सामाजिक न्याय मंत्री ने निर्णय लिया, अभी जो बिल ऑलरेडी रखा जाता है असेंबली में या फिर अपर हाउस में, उसमें चेंजेस करना सरकार के लिए बड़ी दिक्कत की बात होती है, क्योंकि वो हाउस की प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसके बावजूद उन्होंने वो चेंजेस सम्मत कर लिए। फिर ये चेंजेस कैबिनेट की ओर से सम्मत करवा लेने होते, वो भी काम करवा लिया। फिर 2011 में, तब तक बिल सम्मत नहीं हो रहा था, अभी 2011 के 11 में रखा गया ये बिल, आगे कुछ नहीं हो रहा है उसके ऊपर। 2013 में जून में जो होता है, मई जून जुलाई में एक अधिवेशन होता है जिसको हम बरसात का अधिवेशन कहते हैं। उस अधिवेशन में हमने आखिरी की ताकत लगाने का तय किया, क्योंकि उसके बाद में 1 दिसंबर का अधिवेशन था। वसंतराव जी पुर के अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने थे, यवतमाल में वो मुझे मिले और मुझसे कहने लगे, क्या हो गया मानव साहब, आपने वो बिल के पीछे लगना छोड़ दिया। तो क्या करें, कितना पीछे लगे, मैं अपना काम धाम छोड़ के अपना व्यवसाय बंद कर आ रहा हूँ।
अरे बोले अपन ताकत लगाएंगे। मतलब आप विधानसभा के उपाध्यक्ष हो, आप मंत्री नहीं हो, पहले वो शिक्षा मंत्री थे, तो आपके प्रोटोकॉल के अनुसार तो आप आ नहीं सकते मेरे साथ। नहीं बोले आऊँगा मैं आपके साथ, मैं सब प्रोटोकॉल तोड़ दूंगा। अब उन्होंने कहा, इसलिए उस अधिवेशन में मैं गया और हम सब लोगों से मिलते गए। वो भी भूल गए कि वो विधानसभा के उपाध्यक्ष है, उनके पास बाकी मंत्रियों ने आना चाहिए, उन्होंने किसी मंत्री के पास जाना नहीं चाहिए। प्रोटोकॉल तोड़कर मेरे साथ में हम सबसे मिलते गए, मुख्यमंत्री से लेकर बाकी जिन जिन लोगों का साथ आवश्यक है उन सबसे मिलते गए। और फिर भी वो बिल के बारे में आगे नहीं बढ़ पाए। तो मैं मान के चला कि अभी जुलाई है, अभी ये अधिवेशन खत्म हो रहा है, बाद में केवल दिसंबर का एक अधिवेशन है, उसके बाद में चुनाव है 2014 के। तो इसलिए अभी कोई गुंजाइश नहीं है ये कानून होने की, जब नई सरकार चुन के आएंगी तब देखेंगे। ऐसा मानकर मैंने अपने काम को, यानी जो मेरा व्यवसाय था, उस व्यवसाय को शुरुआत की। पूरे साल के प्रोग्राम मैंने फाइनल किए थे और मैं जुट गया। यवतमाल में जब मैं वर्कशॉप मेरा ले रहा था, मेरे जो वर्कशॉप होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप होते हैं, वो मेरे आर्थिक कमाई का साधन है। अंधविश्वास के काम से तो हमारी किसी की कोई कमाई नहीं होती है, ना ही हम कोई मानधन लेते हैं, सब फोकट में काम करते हैं, अपने अपने जेब में से पैसा डालकर गए। 27-28 सालों तक हम काम करते, 37-38 सालों से काम करते आए हैं सभी कार्यकर्ता, यानी कोई अपवाद नहीं, मैं केवल अकेला नहीं। तो ये मेरा व्यक्तिगत व्यवसाय है। और मेरा आखिरी का दिन था मेरे वर्कशॉप का 20 अगस्त 2013। उस दिन डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की पुणे में हत्या हुई। अब डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या हुई, ये केवल वो अंधविश्वास के खिलाफ काम करते थे और कानून के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, इसलिए उनकी हत्या हुई, इसके बारे में किसी के मन में डाउट नहीं था। मेरे और उनके मतभेद होने के बावजूद मेरे भी मन में कोई डाउट नहीं था, सरकार के भी मन में डाउट नहीं था। तो जो लोग एक कानून लाना ही चाहते थे, इसके बारे में कटिबद्ध थे, इसके बारे में अड़िग थे, उसमें शिवाजीराव मोघे जैसे व्यक्ति थे जो सामाजिक न्याय मंत्री थे। उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक 7 साल की बच्ची का नरबली दिया गया था, इसलिए वो बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे। इसलिए ये कानून बनना ही चाहिए, जितना मुझे लगता था उतना उन्हें भी लगता था। तो मुख्यमंत्री जी भी, पृथ्वीराज जी चौहान, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारों के हैं, विज्ञानवादी विचारों के हैं। अजित जी पवार, ये भी ये बिल लाना चाहते थे, वो भी प्रोग्रेसिव विचारों के हैं। तो कैबिनेट की जो बैठक हुई दूसरे दिन, यानी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या होने के बाद में, उस दिन ये कुछ लोगों ने ये बात कैबिनेट में रखी कि अभी तो भी हमने ये कानून करना चाहिए। और जो लोग हमेशा कैबिनेट में अपोज करते थे या किसी बात के कारण उसको आगे ढकेलना चाहते थे, उस दिन वो चुप बैठे। उनको लगा क्या फर्क पड़ने वाला है, ऑर्डिनेंस निकलेगा और वो रद्द हो जाएगा 6 महीने में। ऐसा उनको तब लगा, शायद ये बाद में ध्यान में आया कि ऐसा उनको लगा। और इसलिए बाकी किसी ने अपोज न करने के कारण में ये निर्णय हो गया। जैसे ही ऑर्डिनेंस निकाला जा रहा है, ये निर्णय बाहर आया, तो मेरे ध्यान में आया कि अभी सही माने में अपने को ताकत लगानी पड़ेगी। मैं तुरंत मुंबई गया, मेरे वर्कशॉप पूरी तरह से मैंने बंद कर दिए। मैं जानता था, क्योंकि पहली बार भी ऑर्डिनेंस निकालने का प्रयास हो चुका था और तब भी वो प्रयास फेल हो चुका था। अभी इस वातावरण में ऑर्डिनेंस निकाला जा रहा है, लेकिन ये अभी केवल एक अधिवेशन है, जो विंटर अधिवेशन है, दिसंबर में है, केवल 4 महीने का समय है। इस 4 माह में अगर दोनों सभागृहों में ये सम्मत नहीं हुआ तो फिर ये ऑर्डिनेंस 0 पर जाएगा। पहली बार असेंबली में सम्मत हुआ था, 0 पर गया था, फिर ये कानून 0 पर जाएगा। मैं वहाँ जाने के बाद में जो कुछ हमने किया, उस कारण ऑर्डिनेंस बदलाव के साथ में निकला। जो बदलाव ऑलरेडी हमने मीटिंग में तय किए थे, फाइनल किए थे, सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे ने मेरे सजेशंस के अनुसार कैबिनेट ने सम्मत किए,
वो बदलाव के साथ में 26 अगस्त 2013 को ये नया ऑर्डिनेंस लागू हुआ। ये जो ऑर्डिनेंस लागू हुआ, अब ये दोनों सभागृहों में सम्मत होना चाहिए। फिर आगे के 3-4 महीने लड़ाई चलते रही। मैं और सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, इन्होंने कई संयुक्त कार्यक्रम लिए। लोगों के मन में जो एकदम गलत फहमियाँ थी वो दूर करने के लिए उसकी काफ़ी मदद हुई। उस कारण शिवाजीराव मोघे जी का भी बहुत आत्मविश्वास बढ़ा। लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलता है, बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, सुनते हैं कानून के बारे में, आकर तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा कानून आप बना रहे हो, बन गया है बहुत अच्छा कानून, ये अब दोनों सभागृह में सम्मत होना चाहिए। इसलिए उनका भी बहुत आत्मविश्वास बढ़ा, इच्छा भी बढ़ी, और धीरे धीरे हमने पूरा वातावरण बदलना शुरू किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।